बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की जो सीरीज़ चल रही हैं उसमें हम आज चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स कि टैक्स कैसे चार्ज किया जाना है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेस जो होते हैं कि किस तरह से हमने टैक्स कलेक्ट करना है, बेसिकली ये चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 चार्ज किस तरह से करना है। तो इस ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड किस पे होगा, हर साल टैक्स लिया जाएगा जिसकी इनकम टैक्स एबल इनकम है, उस बंदे से जिसकी टैक्सेबल इनकम है उससे हर साल टैक्स लिया जाएगा। और किस रेट से लिया जाएगा, ये रेट्स जो हैं क्योंकि हर साल मोस्टली चेंज होते हैं, इनका चेंज आता है, इसलिए उनको डिवीजन में लिख दिया गया है कि डिवीजन 1 और 2 जो है उसमें बताया गया है कि कौन सा रेट होगा, जिससे डिवीजन 1 और 2 है पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल की, जिसमें टैक्स के रेट बताए गए हैं कि ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल इनकम है जिसकी और किसी भी साल में, तो उस साल में उससे टैक्स चार्ज किया जाएगा उस रेट से जो कि डिवीजन 1 में शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। सब सेक्शन 2 है इनकम टैक्स जो है वो कंप्यूट किया जाएगा किसी भी टैक्स पेयर से, उसके जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है वो सारे कंप्यूट किए जाएंगे। तो रेट कौन सा अप्लाई किया जाएगा, जो कि रेट एप्लीकेबल होगा, जैसे कि हमने ये बताया कि डिवीजन 1 एंड 2 में ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में उस रेट को एप्लीकेबल करके इस ऑर्डिनेंस के तहत सारी इनकम्स कंप्यूट कर ली जाएंगी कि अगर उसकी सैलरी इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है या फिर उसका कैपिटल गेन है, जहाँ से भी आ रहे हैं पूरे साल की वो इनकम कंप्यूट कर ली जाएगी। तो रिजल्टिंग अमाउंट शैल बी सबट्रैक्टेड, कौन सी जो क्रेडिट उसको अलाउड है, अगर उसको कोई क्रेडिट अलाउ है तो वो क्रेडिट उसको दे दिया जाएगा और क्रेडिट देने के बाद बाकी अमाउंट जो है वो पे करेगा। सब सेक्शन 3 है कि क्रेडिट आप किस तरह से अलाउ करेंगे कि अगर एक साल में मोर देन 1 उसको क्रेडिट मिल रहे हैं तो क्रेडिट को अलाउ करने का क्या तरीक़ेकार है, तो वो भी इसमें बताया गया है। क्लास ए है कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट सबसे पहले तो उसको दिया जाएगा अगर कोई फॉरेन टैक्स है, तो जो कि अंडर सेक्शन 103 में बताया गया है, हम वो उसको भी पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद क्लास बी है एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर पार्ट 10 ऑफ द चैप्टर 3। पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 ये भी हम पढ़ेंगे कि इसमें अगर क्रेडिट अलाउ है तो वो फिर दिया जाएगा। और उसके बाद है एनी क्रेडिट अलाउड अंडर सेक्शन 147 एंड 168, ये भी हम तफसील से आगे पढ़ेंगे कि इनका जो अगर क्रेडिट है तो वो उनको फिर उसमें दिया जाएगा। सब सेक्शन 4 है सर्टन क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ द सर्टन क्लासेस ऑफ पर्सन मे बी सब्जेक्ट टू। क्लास ए है सेपरेट टैक्सेशन एज प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर, तो उन क्लासेस से अलहदा से टैक्स लिया जाएगा। इसी तरह collection of tax under division 2 part 5 of chapter 10 एंड डिडक्शन, एक तो कलेक्शन होगी दूसरा डिडक्शन होगी, तो डिडक्शन किसके जरिए होगी, डिडक्शन ऑफ वो भी चैप्टर 3 पार्ट 5 डिवीजन 3 पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 के जरिए एज फाइनल टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, के किसी पर्सन की इनकम पे जो फाइनल टैक्स लिया जाता है। जैसे कि किसी पे एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट पे उससे हम 1% चार्ज कर लेते हैं 154 के तहत, तो वो उसका फाइनल टैक्स होता है। या फिर जैसे कि 5 मिलियन से कम है प्रॉफिट ऑन डेट, तो वो भी फाइनल इनकम में आता है। इसी तरह से इसको करते हैं। सब सेक्शन 5 है इनकम रेफर टू सब सेक्शन 4 शैल बी सब्जेक्ट टू द टैक्स एज प्रोवाइडेड अंडर दिस चैप्टर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर एक्स एज द केस मे बी एंड सेक्शन 8 और 169 एज द केस में भी, जैसे कि चैप्टर 8 और 169 में वो फाइनल टैक्स के बारे में होगा तो वो हम उससे डिलीट करेंगे। सब सेक्शन 6 है कि इस ऑर्डिनेंस में जहाँ कहीं किसी को एग्जाम्पशंस मिली हुई हैं,
तो वो एग्जाम्पशंस उनको देंगे और वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। वेयर एनी वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स कलेक्टेड पेड एडवांस इट शैल बी केस में बी सो डिडक्टेड कलेक्टेड एंड पेड अकॉर्डिंगली के सॉरी कि जो अगर किसी को इस ऑर्डिनेंस में बताया गया है कि कहीं किस तरह से कलेक्ट करना है, डिडक्ट करना है, तो वो उसी अकॉर्डिंगली कलेक्ट और डिटेक्ट किया जाएगा। और फिर अगर कहीं एग्जाम्पशन है तो वो एग्जाम्प्ट को जो है वो कलेक्ट एंड डिटेक्ट ज़ाहिर है नहीं किया जाएगा। सेक्शन 4A भी है। सेक्शन 4A भी कहता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस ए सरचार्ज, एक एक्स्ट्रा टैक्स यानी कि आम टैक्स से अलावा एक सरचार्ज होगा हर इंडिविजुअल पर और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर, किस रेट से एट द 10% ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स अंडर डिवीजन 1, जिसके पास डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल होगी, उसके इनकम में एक्स्ट्रा सरचार्ज होगा 10%। कब? व्हेन द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स द ₹10 मिलियन, जब उसकी इनकम जो है 10 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी। मीन 1 करोड़ रुपए से जब किसी की इनकम एक्सीड कर जाएगी तो उसको एक 10% सरचार्ज लिया जाएगा उससे डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में। सेक्शन 4B है सुपर टैक्स फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सन। आपको पता है कि पिछले सालों में पाकिस्तान बहुत प्रॉब्लम्स में गिरा रहा, जंगों में गिरा रहा, फिर उसके अलावा प्रॉब्लम आती रही, हमें दहशतगर्दी की बहुत सी प्रॉब्लम थी। दहशतगर्दी में बहुत से पीपल्स को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, जैसे कि स्वात में था या वज़ीरस्तान में था, लोगों को घरों से निकाल के दहशतगर्दों को कुचलने के लिए अलहदा से डिस्प्लेस किया गया। तो वो उस वक़्त ये टैक्स लगाया गया था कि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये टैक्स लगा था। एक सुपर टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड 2015 और उसके आगे तक के रहा जाएगा एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 2A पार्ट 1। 2A पार्ट 1 में जो रेट स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल के, उसके मुताबिक टैक्स लिया जाएगा ऑन द इनकम ऑफ एवरी पर्सन स्पेसिफाइड इन सेट डिवीजन। इस डिवीजन में जो भी होंगे उससे के एक टैक्स है जो कि रेट्स तो हमने डिवीजन्स में दिए हुए हैं पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में, तो उसके मुताबिक फॉर रिहेबिलिटेशन टैक्स उनसे कलेक्ट किया जाएगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन इनकम शैल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकम किस तरह से उनकी कंप्यूट की जाएगी? प्रॉफिट ऑन डेट भी उसमें शामिल होगा, डिविडेंड, कैपिटल गेन एंड ब्रोकरेज कमीशन एटसेट्रा सबको मिला के जो इनकम होगी। और फिर टैक्सेबल इनकम अदर दैन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेज अंडर सेक्शन 9 of the ordinance is also included in this clause, and the imputable income as defined in clause 28 of the section 2 excluding the amount specified in clause 1। कि जैसे सेक्शन 28 में हम imputable income पढ़ के आए हैं वो उस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। इनकम कंप्यूटेड अदर दैन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड अमोर्टाइजेशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज अंडर 4th, 5th एंड 7th शेड्यूल के तहत ये आएगी, वो भी इनकम इसमें इंक्लूड की जाएगी। सब सेक्शन 3 है द सुपर टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 शैल बी पेड, कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑन द डेट एंड मैनर एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 137। यानी कि जैसे हम बाकी टैक्स जो है जमा करते हैं रिटर्न के साथ, डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है, इसी तरह ये है सुपर टैक्स भी कलेक्ट होगा और इकट्ठा होगा। ऑल प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 की होगी ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई, कि जिस तरह से बाकी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं और डिपॉजिट करवाते हैं इसी तरह इसको करेंगे। सब सेक्शन 4 है वेयर सुपर टैक्स इज़ नॉट पेड बाई द पर्सन, कि जैसे दूसरा टैक्स नहीं पे करता कोई, तो इसी तरह उसमें कमिश्नर अपनी कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई सुपर टैक्स नहीं पे करेगा तो ज़ाहिर है कमिश्नर उस तरह से उसका वो डिटरमिन करेंगे और उस पर इस तरह से कार्रवाई करेंगे और उससे कलेक्ट करेंगे। तो लॉ कहता है वेयर अ सुपर टैक्स इज़ नॉट पेड बाई अ पर्सन लायबल टू पे इट द कमिश्नर शैल बाई एन ऑर्डर इन राइटिंग
determine the super tax payable and shall serve upon the person of the notice demand specified in super tax payable and within the time specified under section 137 of the ordinance। कि जिस तरह से और कोई टैक्स अगर वो नहीं कोई पे कर रहा तो कमिश्नर जो ऑर्डर करता है इन राइटिंग और उसके बाद उससे कलेक्ट किया जाता है अंडर 137, तो इसी तरह से इसमें भी होगा। Where the super tax is not paid by a person liable to pay it, the commissioner shall recover the super tax payable under subsection 1 of the provision part 4, 10, 11, 12, chapter 10, 11 part this of the ordinance shall so far as may be apply the collection of super tax, these applies the collection of as per ordinance। जिस तरह से बाकी करते हैं तो ये भी इसका भी इन प्रोविजंस के तहत कलेक्ट किया जाएगा। बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट मेक अ रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो ये जो सुपर टैक्स का सेक्शन है इसके लिए जो बोर्ड है वो रूल्स बनाएगा, प्रेस्क्राइब रूल होंगे जिनके जरिए इनसे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा। सेक्शन 4C है, 4C का काफ़ी कोर्ट में भी चर्चा रहा और इसके जो है चलते रहे, आपको पता ही है केसेस भी चलते रहे। तो इस सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पीपल्स पे ये लगा था, तो कभी कोर्ट ने फैसला दे दिया, कभी खिलाफ हो गया, तो चल रहे थे ये केसेस। तो इसमें क्या था, सुपर टैक्स शैल बी इम्पोज बाय द टैक्स ईयर 2022 and onward at the rate specified in division 2B of the part first of the first schedule का ये डिवीजन 2B में सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग जो पीपल्स 2022 और उसके बाद लगा था, उस पे ईयर कौन सा पर्सन है, ऑन द एवरी पर्सन जो प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई द बैंकिंग कंपनी, ये बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इनकम शैल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग, तो वो इनकम उसी तरह इसकी भी इनकम जो होगी प्रॉफिट ऑन डेट होगा, डिविडेंड होगा और कैपिटल गेन, ब्रोकरेज कमीशन, इसी तरह टैक्सेबल इनकम अदर दैन द ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज को लाने के अलावा जो टैक्सेस होंगे अंडर सेक्शन 9 ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट स्पेसिफाइड इन क्लास 1, imputable income under section 28A of section 2 under subsection 28 of 2 excluding the amount specified in clause 1 and the income computed other than the brought forward depreciation, brought forward amortization and brought forward business losses under 4th, 5th, 7th and 8th schedule के जो इनकम जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से करेंगे, जिसमें कि ये शर्तें लगा दी गई हैं कि उसमें डेप्रिसिएशन और लॉसेस जो है उनको इन शेड्यूल्स के तहत ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं लाया जाएगा और इम्प्यूटेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाएगी फॉर द 4C ऑफ हाई अर्निंग अर्नर्स के लिए ये टैक्स लगा था। क्लास C है दी सब सेक्शन 3 है, the tax payable under subsection 1 shall be paid, collected and deposited on the date and manner as specified in subsection 1 of section 137। जैसे कि हमने पिछले में भी यही पढ़ा था सुपर टैक्स में भी कि जिस तरह बाकी टैक्स कलेक्ट किया जाता है, डिपॉजिट करवाया जाता है या डिडक्ट किया जाता है, इसी तरह ये सुपर टैक्स जो है हाई अर्नर के लिए 4C का वो भी उसी तरह किया जाएगा। जहाँ कोई नहीं पे करेगा तो उसमें कमिश्नर जो है इन राइटिंग जो है इसको लिखेगा और फिर उससे रिकवर करवाएगा, और जो नहीं पे कर रहा होगा तो उसको भी ये है कि एज पर लॉ उससे रिकवर करवाया जाएगा। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 147 शैल अप्लाई ऑन द टैक्स पेएबल अंडर दिस सेक्शन, जो है वो प्रोविजन होगी 147 की। द बोर्ड में नोटिफिकेशन के जरिए बोर्ड जो है कोई रूल प्रेस्क्राइब्ड कर सकता है कि इस तरह से इन पे टैक्स लिया जाएगा। सेक्शन 5 है टैक्स ऑन डिविडेंड्स। टैक्स ऑन डिविडेंड्स हम डिविडेंड का जब जिक्र हुआ था उस वक्त भी मैंने बताया था कि वो 15% चार्ज होता है डिविडेंड पे। जैसे ही कंपनियां देती हैं, कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो पहले विद हेल्ड करे और फिर उनको आगे डिविडेंड दिया जाए, तो विद हेल्ड करके डिपॉजिट करवाएंगे। तो इसी तरह लॉ क्या कहता है ये भी हम पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 3 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। कि डिवीजन 3 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में ये रेट बताया गया है जो कि 15% था। ऑन एवरी पर्सन हु रिसीव्स द डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी
ट्रीटेड एज डिविडेंड अंडर क्लास 19 ऑफ सेक्शन 2। ये हमने जब पढ़ी थी सब अंडर क्लास 19 ऑफ सेक्शन 2 की पढ़ी थी सब सेक्शन, उसमें मैंने बताया भी था कि ये इस तरह से डिविडेंड मिलता है। तो उसमें भी कहते हैं कि रेट जो है वो डिवीजन 3 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में होगा, उसके मुताबिक जो है उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 2 है, द टैक्स इम्पोज अंडर सब सेक्शन 1 ऑन द पर्सन हु रिसीव्स द डिविडेंड्स। किससे होगा? जो डिविडेंड रिसीव कर रहा है, शैल बी कंप्यूटेड बाई अप्लाइंग द रेलेवेंट रेट ऑफ टैक्स दैट ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो ग्रॉस अमाउंट जो डिविडेंड की वो रिसीव करेगा उस पर वो टैक्स अप्लाई किया जाएगा। इसी तरह दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई द डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। जो इस ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेम्प्ट है उन पे जो है वो डिविडेंड नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 5A है टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कंपनीज जो होती हैं वो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं तो उसमें उनको जो प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स देने के बाद वो प्रॉफिट जो है अपने पास रिटेन रख लेते हैं, जिनको हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, अकामुलेटेड प्रॉफिट भी हम उसको कहते हैं। वो कंपनी ने अपने पास रखा होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही होती फॉर द डिविडेंड की शक्ल में या दूसरी किसी शक्ल में अपने, अगर उन्होंने शेयर होल्डर्स को नहीं किया डिवाइड, तो उसको हम कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो होता है। तो फॉर द टैक्स ईयर 2017 टू 2019 के लिए ये था, ए टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 5%। जो 5% होगा इट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है टैक्स से पहले ऑन एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी अदर दैन शेड्यूल बैंक और मुदारबा, जिसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए शेड्यूल बैंक और मुदारबाज को एक्सक्लूड कर दिया गया कि वो प्रॉफिट जो ड्राइव कर रहे हैं टैक्स बट डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट एट लीस्ट 20%, यानी कि जितना किया है तो उसमें एट लीस्ट 20% जो है ना वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर वो नहीं करते आफ्टर टैक्स प्रॉफिट विद इन 6 मंथ द एंड ऑफ द टैक्स ईयर थ्रू कैश, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो फिर उनको 5% ऑफ द टैक्स 5% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स जो होगा उस पर 5% से टैक्स लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट फॉर द टैक्स ईयर 2017 bonus share or cash dividend may be distributed before the due date mentioned in subsection 2 for the section 1 118 for filing of the returns। तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो देन वो उस पर नहीं लगेगा। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शेल नॉट अप्लाई, किन पे नहीं होगा? एक कंपनी क्वालिफाइंग एग्जाम्पशन अंडर क्लास 132 पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में अगर किसी को एग्जाम्पशन है तो वो नहीं आएगा। ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, और कंपनी ऐसी जिसके पास गवर्नमेंट के पास जिसके शेयर जो हैं 50% से ज़्यादा होंगे तो उस पर भी ये टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 5AA है टैक्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सकूक, कि जिसने सकूक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको जो प्रॉफिट आता है उस पे क्या टैक्स लगेगा। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इम्पोज द रेट स्पेसिफाइड। रेट जो है वो डिवीजन पार्ट और फर्स्ट शेड्यूल में बताया होता है, उस रेट के मुताबिक ऑन एवरी पर्सन हु रिसीव अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सकूक, सकूक में जो इन्वेस्टमेंट की है जिसने उस पर जो उसको रिटर्न मिल रहा है फ्रॉम स्पेशल पर्पज़ व्हीकल आर कंपनी, उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स इम्पोज अंडर सब सेक्शन 1 ऑन द पर्सन हु रिसीव्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सकूक, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है उस सकूक में रिटर्न आता है, शैल बी कंप्यूटेड बाई अप्लाइंग द रेलेवेंट रेट ऑफ टैक्स फॉर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सकूक, एंड दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सकूक दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर कोई एग्जेम्प्ट है तो उस पर नहीं होगा। तो जिसने सकूक में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके जो रिटर्न है उस पर जो डिवीज़न फर्स्ट शेड्यूल में डिवीज़न के पार्ट 1 में जो दिया गया है उसके मुताबिक उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की। तो सेक्शन 6 क्या है कि टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर्सन, कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को अगर हम कोई पेमेंट करते हैं तो उस पर भी टैक्स काटा जाता है, कि आप कोई पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन को तो उस पर भी टैक्स काटा जाएगा। उसका क्या होगा, किस वजह से होगा, क्यों देती है पेमेंट, कैसे हम देते हैं, मतलब किसी की रॉयल्टी अगर हम पे कर रहे हैं, कोई पेटेंट से हम पे कर रहे हैं,
कोई इस तरह की चीज़ों पे नॉन रेजिडेंट को जब देंगे तो उस पे टैक्स काटा जाएगा, जो कि डिवीज़न 4 और पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में उसका रेट्स दिया गया होगा। तो उसके मुताबिक टैक्स इम्पोज होगा ऑन एवरी किस पे, ऑन एवरी नॉन रेजिडेंट पर्सन हु रिसीव बाई अ पाकिस्तान सोर्स ऑफ रॉयल्टी, कि पाकिस्तान से रॉयल्टी का सोर्स कह रहा है फ़ी ऑफ द ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज की ले रहे हैं, आर फी मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन कार्ड नेटवर्क सर्विसेज पेमेंट गेटवे सर्विसेज आर इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आर फी ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। यानी कि ये जो मैंने बताई हैं इस तरह की सर्विसेज जो दे रहे हैं और उसके बदले में हम नॉन रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पे टैक्स जो है डिवीज़न 4 के पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। द टैक्स इम्पोज अंडर सब सेक्शन 1 ऑन द नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल बी कंप्यूटेड बाई अप्लाइंग द रेलिवेंट रेट ऑफ टैक्स टू द ग्रॉस अमाउंट रिसीट्स मैंशन इन सब सेक्शन 1, कि जितनी टोटल अमाउंट होगी उस पर टैक्स प्रोवाइड किया जाएगा। दिस सेक्शन नॉट अप्लाई कहाँ पे होगा, एनी रॉयल्टी वेयर द प्रॉपर्टी आर राइट गिविंग राइज टू द रॉयल्टी ऑफ द अफेक्टिवली कनेक्टेड विद परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन, कि किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, अगर है तो फिर इस पे केस अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट बाहर ही है और इधर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो देन देना पड़ेगा। Any fee where the services giving rise to the fee are rendered through the permanent establishment in Pakistan of the non-resident person, या फिर जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की, उसके ज़रिए भी दिया जाएगा। एनी रॉयल्टी ऑफ द फी टेक्निकल सर्विसेज विच आर एग्जाम्प्ट, अगर कोई एग्जाम्प्ट हैं तो उन पे भी नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इसका सब सेक्शन 4 है, एनी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ रॉयल्टी आर फी रिसीव्ड बाई अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, या पाकिस्तान सोर्स की कोई रियलिटी या फ़ी रिसीव कर रहा है नॉन रेजिडेंट पर्सन, टू विच द सेक्शन डज नॉट अप्लाई द विर्चू ऑफ क्लास ए आर बी और सब सेक्शन 3 शैल बी ट्रीटेड एज अ इनकम फ्राम बिजनेस एट्रीब्यूट टू द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। तो वो जो रॉयल्टी नहीं रिसीव कर रहा तो ज़ाहिर है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की इनकम होगी, तो उस इनकम पे उसके मुताबिक टैक्स दिया जाएगा। तो ये आज हमने कोशिश की सेक्शन 4 से सेक्शन 7 तक पढ़ने की, क्योंकि ये इब्तदा है और इसमें ज़रा वो टेक्निकलिटीज़ शामिल हैं, रूटीन वाले नहीं है जो हर किसी पे अप्लाई हो, तो ये स्पेसिफ़िक लोगों के लिए है, तो वो सब की इंटरेस्ट वाले नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम साथ साथ आगे पढ़ते रहेंगे ताकि वो आपके इंटरेस्ट वाले भी आ जाएंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम वाले भी आ जाएंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगी। तो आप इससे उम्मीद है सीख रहे होंगे, तो कोशिश करें दूसरों को भी सिखाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।